बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस गाइटन का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स में ब्लड का फ्लो, कार्डियक आउटपुट एक्सरसाइज के दौरान कैसे चेंज होगा। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, अब ये पहले पैराग्राफ में उसने वही बताया कि इस चैप्टर में हमने कहा कि कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, इस पैराग्राफ में बताता है कि स्केलेटल मसल में रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई है वो चेंज हो जाती है। रेस्ट के दौरान हमें इतना ब्लड नहीं चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट के दौरान उसने हमें बताया कि यहाँ पे जो हमें कार्डियक आउटपुट को सप्लाई चाहिए होती है ना, वो सिर्फ 3 to 4 मिलीलीटर पर मिनट ग्राम ऑफ दी मसल होती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ये अप टू 50 फोल्ड इंक्रीज हो सकता है। ठीक हो गया, तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वो कहता है भाईजान ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ब्लड का फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके दरमियान ब्लड वेसल्स पड़ी हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड का फ्लो उसमें से कम हो जाता है। जब मसल रिलैक्स होता है तो उसमें से ब्लड का फ्लो दोबारा मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से ना एक इससे एक बहुत मज़े का कंसेप्ट निकलता है जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, बहुत मज़े की बात मुझे लगी। ठीक है, वो क्या, वो भाई देखो, ये कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि इतनी ज़्यादा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है ब्लड वेसल्स की कि आपका मसल्स को ब्लड फ्लो ही रुक गया। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है टेक्निक के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद आगे कहता है जी, इंक्रीज्ड फ्लो ड्यूरिंग द कैपिलरीज। एक्सरसाइज के दौरान ब्लड फ्लो कैपिलरीज से कैसे इंक्रीज़ होगा? तो यार देखो, आपकी जो कैपिलरीज है ना, सबसे पहली बात है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा कर दीजिएगा। नंबर ज़्यादा करने का मतलब ये है कि पहले कुछ कैपिलरीज जो थी वो डोरमेंट पड़ी हुई थी, ब्लड वेसल्स डोरमेंट पड़ी हुई थी आपके मसल्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपने एक्सरसाइज करनी है, आपको ब्लड का फ्लो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उन जो डोमिनेंट, जो आपकी डोरमेंट कैपिलरीज थी ना, उनमें से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो मसल में इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आता है जी, कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल स्केलेटल मसल के ब्लड फ्लो का ना, बेसिक जो हमारे पास कंट्रोल होते हैं वो लोकल फैक्टर्स हमें पता है मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो यही बात है यहाँ पे किया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन द मसल ग्रेटली इन्हांसेस द फ्लो। हाउ? ठीक है, हम लोगों को पता है अब एक मसल है वो वर्क ज़्यादा ज़ोर से कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी नीड्स के मुताबिक अगर हम उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या होगा कि वही एटीपी की डीजनरेशन ज़्यादा होगी। एडिनोसिन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, जो सेल से बाहर डिफ्यूज़ करेगा और लोकल वेजोडाइलेशन करवा देगा। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जैसा कि प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कब प्रोड्यूस होंगे? जब हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, जब हमारे पास मसल को उसकी नीड्स के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो एक्सरसाइज के दौरान इनिशियली ऐसा ही होगा ना कि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो वहाँ ब्लड फ्लो भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो ब्लड फ्लो कैसे ज़्यादा किया जाएगा? वो वही बता रहा है कि लोकल वेजोडाइलेशन जो है वो हो जाएगी जब टिश्यू की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इस ग्राफ में उसने कुछ भी नहीं बताया, बस उसने ये बताया कि देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो एक मिनट थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप सा हो जाएगा, जैसे बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और जब आप जो है वो रिलैक्सेशन होगी मसल की तो ब्लड का फ्लो जो है वो दोबारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे क्या कहता है? आगे हमें कहते हैं जी, वही जो हम लोगों ने बात डिस्कस की थी। ठीक है, कि हमारे पास जो वेरियस फैक्टर्स हैं, पोटाशियम आयन हो सकते हैं, एडिनोसिन हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, जो लोकल वेजोडाइलेशन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो लोकल फैक्टर्स हो गए। अब नर्वस कंट्रोल मसल के ब्लड फ्लो का कैसे होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है। ठीक है, अब सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जब होती है उससे हमारे पास क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा यार, इनका ना बहुत मज़े का मतलब इंटर रिलेशनशिप है, इसको ना यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होगा, होगा ये कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं ना, उन पे दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स भी हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी हैं। ठीक हो गया, तो क्या होगा कि जो हमारे अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली किसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करते हैं, वो नोर एपिनेफ्रीन जो है, यानी कि नोर एपिनेफ्रीन अल्फा रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करेगी। ठीक है, और जो एपिनेफ्रीन है वो बीटा रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करेगी। ठीक है, इसी तरह जो एपिनेफ्रीन है, जब वो बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है तो वो वेजो डायलेटेशन करवा देती है। ठीक है, और जो नॉर एपिनेफ्रीन है, जब वो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करती है तो वो क्या करवाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने कहा एक तो पहली बात आपके पास ये है, सिंपथेटिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रीन से क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा
कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आपका साथ है जो आपका मेडुला है, ठीक है, जो आपका मेडुला है वो भी क्या करेगा कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन को कर देगा ज़्यादा। अच्छा, अब ये जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करेगा ना, तो फिर वही काम हो जाएगा, ठीक है, कि जो है नॉर एपिनेफ्रिन जाएगा करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है, और जो एपिनेफ्रिन है वो जाके वेजो डायलिटेशन को प्रमोट करेगा। ठीक हो गया, वही उनके अल्फा बीटा रिसेप्टर के जरिए से। अब आगे हमारे पास आता है सर्कुलेटरी रीएडजस्टमेंट्स। रीएडजस्टमेंट्स में अभी हम देखेंगे, मतलब कि ऐसा होगा कि जो जिस्म का ऑर्गन जो है एक्सरसाइज कर रहा है उसको ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रीएडजस्टमेंट का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग ने क्या देखना है, ठीक है, कि एक्सरसाइज के दौरान 3 मेजर इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। वो पहली बात क्या है कि आपकी स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपका आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, और तीसरी बात क्या है कि आपकी कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है जी इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में आपका हार्ट जो है उस पर भी सिंपैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। तो जो हार्ट को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, हमें पता है इससे एसए नोड को भी होती है और हार्ट के मस्कुलेचर को भी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा हार्ट जो है उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या होगा कि हार्ट जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा हार्ट एक स्ट्रॉन्ग पंप के तौर पे काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा हार्ट जो है वो पहले से रैपिडली काम कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं सिंपैथेटिक ड्राइव के अंदर आ गया हार्ट, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने देखी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट था ना वो क्या करना शुरू कर देगा, बहुत स्ट्रांगली पंप करना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरा जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन का इफेक्ट है वो अभी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, क्या था भला वो था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है, और नीचे उसने वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट डिस्कस किया, ठीक है। इस पैराग्राफ में उसने क्या बताया, उस पैराग्राफ में उसने भाई सिंपल सी बात की है कि देखो आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब जब आपकी आर्टेरियोल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो हम लोगों का पता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। मतलब कि ये देखो ना, ठीक है, ये देखो ये आपके पास हैं आपकी आर्टीरियोल्स हैं, ठीक है ना। अब आर्टीरियोल्स जो होती हैं, ठीक है, ये आगे जाएंगी और आगे जाके हमें पता है आगे इन्होंने कैपिलरीज वगैरह में कन्वर्ट हो जाना है, जो भी है, ठीक है। अब जितनी आपकी आर्टीरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, आपका स्ट्रेस्ड वॉल्यूम के अंदर जो ब्लड है, जो आपका समझ लो कि आर्टीरियल साइड के अंदर ब्लड है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब होगी, वीनो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, सॉरी आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है टीपीआर जो है ये हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब हमारी टीपीआर इंक्रीज़ होगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या डिस्कस की, दूसरी चीज़ उसने डिस्कस की कि वो कहता है कि हर जगह पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन हमारे हार्ट के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वेजो डायलेशन ही होगी, मतलब कि वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, पुअर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। उसकी वजह क्या है कि अगर इन एरियाज़ को ब्लड की सप्लाई ना मिली तो ये एरियाज़ डेड होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये एरियाज़ डेड हो जाएंगे तो फिर बंदे की डेथ जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। आगे उसने डिस्कस किया कि अगर वेन्स हैं, वीनो कंस्ट्रिक्शन भी तो हो रही है, सिर्फ आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रही, तो वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ठीक है। अब ये वेन थी समझ ले, ठीक है, ये वेन ऐसे डायलेट पड़ी हुई थी, ठीक है, तो ये ब्लड का फ्लो इसमें से कम था, ठीक है। लेकिन जब ये वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है इसमें से वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये अपने ब्लड के फ्लो को प्रमोट करेगी। इसके अलावा जो ब्लड इसके अंदर पूल हुआ था जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो ब्लड जो है वो भी ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सिंपैथेटिक ड्राइव से हमारे 3 इफेक्ट आए। कौन कौन सा आया, एक हार्ट जो था एज अ स्ट्रॉन्गर पंप, एज अ फास्टर पंप बिहेव करना शुरू हो गया, एक आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन हो गई, आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, और फिर हमारे पास वीनो कंस्ट्रिक्शन हो गई, और वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, वो आगे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारी वीनस पुलिंग कम हो गई और हमारा हार्ट को जो वीनस रिटर्न था वो इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये बेसिकली वही है रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात, ठीक है। अब यार ये देखो, ठीक है, क्या हुआ कि एक बंदा है, ठीक है, उसने भागना है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके जिस्म के बहुत सारे मसल्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब जब उसके जिस्म के बहुत ज़्यादा मसल्स इस्तेमाल होंगे ना तो उन सारे मसल्स में जो जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमें वेजो डायलेशन चाहिए, और बाकी पोर्शंस के अंदर हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए। इसका मतलब वेजो डायलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी है,
तो जब वेजोडाइलेशन ज़्यादा है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ तो होगा, लेकिन उतनी अमाउंट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा जितने में हम सोच रहे थे कि यार ये एथलीट है, ये रन करेगा, बहुत ज़्यादा रन करेगा, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने कहा अब बॉडी के बहुत ज़्यादा मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे वेजोडाइलेशन हुई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ नहीं करेगा, आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रेसफुल वर्क कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत कम मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ उन्होंने दिया कि आप सीलिंग से जो है वो खड़े होकर सीलिंग में, मतलब आप स्क्रू जो है वो टाइट कर रहे हैं सीलिंग पे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके बहुत कम मसल इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेसफुल वर्क है, ठीक है, तो हर जिस्म के पोर्शन के अंदर क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, लेकिन एक स्मॉलर एरिया होगा जिसके अंदर वेजो डायलेशन होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। उसकी फिजियोलॉजी क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस की, ये इन पैराग्राफ्स के अंदर ना उसने यही बात समझाई है, इस पैराग्राफ के अंदर भी, ठीक है। अब आगे आता है जी, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर एक्सरसाइज के दौरान हमें चाहिए क्यों, ठीक है। अब देखो यार, आर्टीरियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ना, ठीक है, तो ब्लड पे जो पुश है, ब्लड पे जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, ब्लड को उतनी ही ज़ोर से पंप करेगा वो। तो ये देखो, ठीक है, वो क्या करेगा, मोर फोर्स है टू पुश द ब्लड। और दूसरी बात क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर जब हम देंगे तो ब्लड वेसल्स हल्की सी स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी ये जो है ये भी लोकल वेजोडाइलेटर्स के साथ जो है वो एक फैक्टर के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है जी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की इंपॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज के दौरान, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो देखो यार, कार्डियक, अब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या मतलब मुझे कोई ज़रूरत है बताने की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो यही बात है, ठीक है, कि सेल काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आप कहते हो जी हमने कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ानी, ठीक है, तो नहीं बढ़ाओगे तो सारों को पता है क्या हो जाएगा, टिश्यू इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है टू मेट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। अब ये आगे जो ग्राफिकल एनालिसिस है ना, वो हम ग्राफिकल एनालिसिस से ही देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये जी हमारे पास ग्राफ है आगे वाला, अच्छा। अब ये ग्राफ में उसने क्या कहा, ये ग्राफ में उसने बेसिकली ना हमारे पास दो कर्व्स डिस्कस किए हैं। ये देखो, ये हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट और सीनस रिटर्न आ गया, ठीक है। ये जो इसने ब्लैक कर्व डिस्कस किया, ये नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की कर्व थी, ठीक है। और ये जो रेड कर्व डिस्कस किया, ये कौन सी कर्व है, जो सब सिंपथेटिक ड्राइव हो चुकी थी। सिंपथेटिक ड्राइव में हम लोगों ने देखा वही तीन फैक्टर, हार्ट की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो, उसकी देखो कर्व कितनी ज़्यादा होगी। अब कार्डियक आउटपुट उसी राइट एट्रियल प्रेशर पे जो कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ गया हार्ट का, पहली बात ये हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंट, ए पॉइंट तो हमें डिस्कस क्लियर है ना, ठीक है, कि ए पॉइंट क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी कि नॉर्मली जब हमारा वीनस रिटर्न भी 5 लीटर होगा, कार्डियक आउटपुट भी 5 लीटर होगा, और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, उस पर मेनटेन किया हुआ है बॉडी ने, जो नॉर्मल सर्कुलेटरी डायनेमिक्स हैं, ठीक है। पहला फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि हम लोगों ने कहा सिंपैथेटिक ड्राइव थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है वीनस रिटर्न। अब ये वीनस रिटर्न में दो फैक्टर्स हो रहे हैं, ये जो चीज़ होती है हमें पता है, हम इसे कहते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, ठीक है। अब ये देखो, एक तो इसका मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, दूसरी चीज़ क्या हुई कि इसका वीनस रिटर्न की कर्व ऊपर चली गई, यानी कि वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब ये मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसमें इसने ना ये देखो दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे। वो कहता है कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो मोर ब्लड को पुश करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो वीनस रिजर्वायर्स थे उनमें से ज़्यादा ब्लड पंप होगा, ठीक है। जब उनकी वजह से ज़्यादा ब्लड पंप होगा ना, तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से हमारे पास मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि यार ये वीनस रिटर्न की कर्व ऊपर चली गई थी, ठीक है। अब ये वीनस रिटर्न की कर्व ऊपर क्यों गई थी? क्योंकि हम लोगों ने कहा, दूसरी बात है जो ये इन्होंने बताई है यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपकी वेसल्स हैं ना उनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। जब वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब उसी राइट एट्रियल प्रेशर पे जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर भी हमारे पास वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ हो गया, मीन सिस्टेमिक हीलिंग प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक हो गया। और इनका जो न्यू पॉइंट बना हुआ हम लोगों ने देखा यहाँ बना, यानी एक्सरसाइज के दौरान हमें तकरीबन 20 लीटर्स ब्लड को सप्लाई किया जा रहा है, और ये देखो सिर्फ माइन्यूट सा चेंज आ रहा है राइट एट्रियल प्रेशर के, ठीक हो गया। अब आगे जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो हमारे पास इंक्रीज़ आया है ना राइट एट्रियल प्रेशर का,
वो कहता है कि ये सिर्फ माइन्यूट है, देखो 1.5 मिलीमीटर और मरकरी तक तकरीबन है, और वो कहता है ये भी उन पर्सनस के अंदर है कि जिन पर्सनस मतलब कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एथलीट है, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये जो रेडियल प्रेशर था ये इंक्रीज़ होने की बजाय फर्दर डिक्रीज़ ही हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हार्ट जो है वो क्या करता है, एक्सरसाइज के दौरान अपनी ब्लड सप्लाई को कैसे मेंटेन करता है, ठीक हो गया।